आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर्स है, जो क्षेत्रक है, उनकी क्या भूमिका होती है, कैसे वो कार्य करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जिसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब है प्राथमिक क्षेत्रक को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये हम सब जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक है जिसके बारे में एक तरीके से जितने भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। इसमें जो है खेती आ जाता है, एक तरीके से मत्स्य पालन आ जाता है, डेयरी आ जाती है, जंगल आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम एक रिसोर्स की तरह है जो है यूज़ करते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी सेक्टर को इसी वजह से एग्रीकल्चर मतलब कृषि और रिलेटेड सेक्टर मतलब उससे जुड़े हुए जो क्षेत्रक है उसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर में, जिसे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। मतलब द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो नेचुरल चीज़ें हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल रही हैं, जो प्रकृति हमें चीज़ें दे रही है, उसको और अच्छा हम बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब विनिर्माण होता है। विनिर्माण का मतलब क्या हुआ? बेसिकली किसी भी जो रॉ मटेरियल है, जो एक तरीके से कच्चा पदार्थ है, उसको मूल्यवान वस्तु में बदल देना, एक्सपेंसिव चीज़ में चेंज कर देना। तो ये चीज़ कहाँ होती है? ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर में होती है। और सेकेंडरी सेक्टर में सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उद्योग वगैरह जो है हमारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड सेक्टर पर, टेरिटरी सेक्टर जिसे कहा जाता है। इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों है? जिसे तृतीय क्षेत्रक को जो है क्या कहा जाता है? सेवक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है हमें कोई नया उत्पादन नहीं होता है। प्राथमिक और द्वितीयक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो हम देख रहे हैं कि नई चीज़ें बन रही है ना? प्राथमिक में जो है कपास जो है उग रहा है, धरती से उग रहा है, उससे वो कपड़ा बन रहा है, नई चीज़ें सेकेंडरी में आकर। लेकिन हम जब थर्ड सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कोई चीज़ नई नहीं बनती है, बल्कि ये क्या करते हैं? ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेवाएँ देते हैं। ये उन्हीं चीज़ों को आगे जो है एक तरीके से फर्दर जो है पहुँचाते हैं, जिसे कहा जाता है, आगे कनेक्ट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को सेवाएँ देते हैं। चाहे वो पोस्ट ऑफिस की सेवा हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज मतलब रखना, एक तरीके से सुरक्षित रखना, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, बैंकिंग आ गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? थर्ड सेक्टर में आ जाता है, क्योंकि ये लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है? ये गुड्स वगैरह की सप्लाई उन तक करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक की नेक्स्ट आते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी पे, मतलब सकल घरेलू उत्पाद जिसे हिंदी में कहा जाता है। अब इसके बारे में क्या है कि बेसिकली हम किसी भी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कैसे काउंट करते हैं? हम हर एक चीज़ जो है काउंट नहीं करते हैं। बेसिकली हम जो है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो अंतिम वस्तु होती है, उसी की ही कीमत काउंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको देना चाहूँगी। एक बिस्किट फैक्ट्री में जो है बिस्किट बनाया जा रहा है बेसिकली, तो उसमें हम हर एक चीज़ काउंट नहीं करेंगे कि मैदा डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है, या फिर जो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, चीनी डाली जा रही है। तो इन सब की जो है अलग अलग कीमत हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है बिस्किट है, उसमें जो है उस सारी चीज़ों का जो रेट है वो ऐड करके बताया जाता है। क्लियर? तो जब भी हम सकल घरेलू उत्पाद या फिर जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट को जो है काउंट करते हैं किसी भी देश का, तो हमें जो है जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है सिर्फ उसका जो रेट होता है उसको काउंट करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है जीडीपी जब किसी भी देश की काउंट की जाती है, तो हम तीनों सेक्टर में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है उसके जो रेट है उसको प्लस करके ऐड ऑन करके जो है हम किसी भी देश की जो है जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक है? और ये जो है बेसिकली ज़्यादातर एक पर्टिकुलर ईयर में निकाला जाता है। एक फाइनल जो टाइम पीरियड है, जैसे कि 2020 का जब हमें निकालना होगा, तो ये पूरे साल में जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर में जो फाइनल गुड्स बने हैं, अंतिम वस्तु बनी है, उसकी कीमत को हम ऐड ऑन करेंगे, सम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में आते हैं तृतीयक क्षेत्रक जो है एक तरीके से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है प्रोडक्शन में, उत्पादन में, ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो जॉब्स वगैरह निकली है वो बहुत ज़्यादा निकली है। तो इसका कारण क्या है? इसका सबसे पहला कारण ये है कि हमारी जो एक तरीके से बेसिक नीड्स हो गई हैं, हमारा जो एक तरीके से बेसिक सर्विसेज है, जो हमें सेवाएँ जो मूलभूत सेवाएँ हैं वो जो प्रदान की जाती है वो इसी सेक्टर में की जाती है। जैसे आजकल भी आप देख रहे होंगे कि सारे काम जो है बंद है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे डॉक्टर की फैसिलिटी हो जाए, बैंकिंग की फैसिलिटी हो जाए, या पुलिस वाले जो हो जाए, ये जो है अपने काम में लगे पड़े हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी जिन्हें छुट्टी नहीं है वो हमारे थर्ड सेक्टर का ही एक हिस्सा है। तो अब सीधी सी बात है, जो हमारी एक तरीके से बेसिक सर्विस जो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी तो डिमांड तो बढ़ेगी सोसाइटी में। तो इसकी वजह से जो है
इसकी जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो बढ़ गया है। इसके साथ इसका दूसरा रीज़न ये है कि एक तरीके से ये लिंकिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किन 2 सेक्टर्स को? बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल से जो है, बेसिकली जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीयक क्षेत्र का, उसको जोड़ता है ये। कैसे? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी सामान, जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा प्राकृतिक क्षेत्र का एक हिस्सा हो जाता है, अगर उसका उत्पादन किया जा रहा है तो उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद उसको जो है स्टोर करके रखना है, तो भी हमें थर्ड सेक्टर के पास जाना है। तो ये सारी चीज़ें, इन दोनों को लिंक करने का काम जो कौन कर रहा है? वो थर्ड सेक्टर कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे जैसे इन दोनों क्षेत्रों की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो थर्ड सेक्टर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है उसकी एक डिमांड, जो उसका इम्पोर्टेंट जो है वो बढ़ जा रही है। क्लियर? इसके साथ हम थर्ड चीज़ पे आते हैं। थर्ड क्या है? बेसिकली इनकम जो है, लोगों का आज की डेट में जो है इनकम लेवल जो है वो रेस हो रहा है, एक तरीके से बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब जैसे जैसे लोग जो है इनकम जो उनकी अच्छी होती जाती है, तो दूसरे जो एक तरीके से खर्चे हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो जो हमें इसीलिए देखने को मिलते हैं ना कि लोगों की इनकम अच्छी है, इसीलिए वो उन जगहों को अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर मैं जो है सिंपल सा मॉल्स वगैरह की बात करूँ, या फिर लोग घूमने जाते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोगों का जो इनकम लेवल है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इनकम लेवल अच्छा होने की वजह से भी जो है थर्ड सेक्टर में जो है बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि टूरिज़्म हो गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में है? ये हमारे थर्ड सेक्टर का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पे आते हैं हम कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आईसीटी का जो एक सेक्टर है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है सेक्टर है, वो अपने आप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। तो मोदी जी ने भी इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो इसके वजह से हम देखते हैं कि जो थर्ड सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, आगे बढ़ा है। और जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, तो इंडिया में जो है बेसिकली इन लोगों की जो है सर्विस देने वाले 2 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जिनको जो है बहुत अच्छी एजुकेशन है, जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर्स है जो है, उनकी तो एक तरीके से इनकम बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरे तरह के भी हम लोग देखते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं या रिपेयर करने वाले लोग हैं, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे ट्रक ड्राइवर वगैरह है, तो ये भी तो इसी सेक्टर में आते हैं, लेकिन इनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। ये बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हैं। क्यों? उसका एक सिंपल सा कारण है कि इनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, इनके पास ऑप्शंस नहीं है, चॉइस नहीं है। इन्हें अपना जो एक तरीके से जीवन यापन करने के लिए ये काम करना ही पड़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली इसके क्या उद्देश्य है, क्यों ये स्टार्ट किया गया था, या फिर क्या है ये? तो मनरेगा की जब हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, या एक्ट जिसे कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब 2005 क्यों लगा इसके साथ? क्योंकि 2005 में आया था। क्लियर? अब जब ये आया था, तो इसको क्या कहा गया था कि ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आया था, मतलब कि केंद्र सरकार के ज़रिए आया था। और इसकी जो है कानून में क्या कहा गया था कि ये इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? एक तरीके से लागू कहाँ होगा? 625 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि 625 जो ज़िला है, वहाँ पे भारत के जो 625 ज़िले हैं, वहाँ पे ये लागू किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या बात कही गई थी? तो सबसे पहली बात ये कही गई थी कि जो गांव के लोग हैं, वो लोग जिनको जो है एक तरीके से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जो है रोज़गार देने की, इनफैक्ट 100 डेज़ की जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी कौन देगा? वो मनरेगा देगा। मनरेगा के ज़रिए सरकार देगी, ठीक है। वो उन्हें 100 डे का एक तरीके से जॉब्स की गारंटी देगा। और अगर इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट जो है असफल होती है कि वो 100 दिनों का किसी को भी रोज़गार नहीं दे पाती है, तो क्या होगा? तो वो उसको घर बैठे उन 100 दिनों की जो पेमेंट है वो करेगी सरकार। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें जो है ये एक तरीके से मनरेगा में ये भी कहा गया कि ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे जिसमें लैंड की जो फर्टिलिटी है या प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है जो भूमि की, उसको जो है बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ऐसी किसी चीज़ को जो है ये नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी चीज़ों को जो है प्रोत्साहन देंगे जिसमें लैंड की फर्टिलिटी बढ़े, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ आते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब किसी भी जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कि एक ऐसे गांव के बारे में सोचते हैं हम जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसको जो है हमें आगे लेकर आना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें गवर्नमेंट के ज़रिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जो है देनी पड़ेगी, जो है स्टोरेज की सुविधाएं देनी पड़ेगी, ताकि लोग जो हैं अपनी जो पैदावार है उसको
शहरों तक ले जा सके या फिर ऐसी जगहों पे ले जा सके जहाँ पे उसे सुरक्षित रखा जाए, वो उनकी जो पैदावार है वो ख़राब ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ऐसी चीज़ें फर्टिलाइज़र्स या फिर जो है एक तरीके से सीड्स वगैरह जो जो एक तरीके किसान को जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को उन्हें देने चाहिए। और अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार को बैंक्स वहाँ खोलने चाहिए जो सस्ते से सस्ती दरों पर या इंटरेस्ट रेट पर जो है उन्हें क्या देंगे, उन्हें ब्याज एक लोन देंगे, ठीक है, सस्ते से सस्ते ब्याज दरों पर जो हमें लोन दिया जाएगा। क्लियर? तो बैंक खोलने से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा क्योंकि बैंक के कर्मचारी हमें चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पे जो है छोटे छोटे लोकल इंडस्ट्रीज जो है बना देने चाहिए। हमें अलग अलग जो है क्षेत्र जो है उसमें जो है आइडेंटिफाई पहचान करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम वहाँ कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हनी कलेक्शन मतलब कि शहद को इकट्ठा करने वाले सेंटर्स बना देने चाहिए जहाँ पे गांव वाले लेकर आए वो चीज़। इसके साथ साथ जो है दाल की मिलें लगानी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए जहाँ पे जो गाँव वाले जो सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं उसको जो है स्टोर करके रखा जाए। इसके साथ साथ अगर बच्चे जो हैं वो स्कूल जो है एक तरीके से अटेंड करते हैं, स्कूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं, तो स्कूल्स की बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर चाहिए, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हॉस्पिटल्स के साथ की जाती है तो हेल्थ वर्कर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिसके ज़रिए हम किसी भी गाँव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में हम ऐसी कंपनियों को ले सकते हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं या ऑफिशियल है जिनको जो है एक तरीके सरकार के नियम कायदे कानूनों के अनुसार चलना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल सा लिखा है एम्प्लॉयड आर रेगुलर, और इनका जो काम होता है वो रेगुलर होता है, नियमित होता है। इन्हें जो है बिना पहले से जो है एक तरीके से लेटर दिए या इन्फॉर्म किए जो है इन्हें इनके काम से नहीं निकाला जा सकता है। इनके लिए बहुत सारे कायदे कानून जो है सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस की कि कम से कम इन्हें इतनी सैलरी दी जानी चाहिए, या फैक्ट्रीज एक्ट की बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो सरकार इनके लिए नियम कायदे कानून बनाती है ये उसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी काम करता है उसके लिए टाइम पीरियड जो है लिमिटेड होता है कि ये इतने घंटे ही काम करेंगे। मोस्ट ऑफ 8 आवर्स जो है वर्क होता है इनका। अगर ये इससे ज़्यादा काम करेंगे तो इन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इनको एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जाती है, जैसे कि जो है पेड लीव दी जाती हैं, हॉलीडेज दी जाती है, प्रोविडेंट फंड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके लिए फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छी तरीके से होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट इनका सेफ़ होता है। लेकिन अगर मैं वहीं बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर की करती हूँ, जिसे हम असंगठित क्षेत्र की करती हूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट देखे जाते हैं। अगर आप लोग अपने आसपास देखते हैं तो जो ठेके पे काम करते हैं लोग, उनके बारे में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली उनका काम जो है निश्चित नहीं होता है कि इन्हें इतने घंटे ही काम करना है। और इसके साथ साथ ये अगर एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जाए। और ये सरकार द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके मालिकों द्वारा वो फॉलो ही किए जाए। सरकार द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं ये किसी न किसी तरह से उससे बचने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉय होते हैं, एक तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, उनको लीव वगैरह नहीं दी जाती है। अगर वो लीव लेते हैं तो उनसे जो है पैसे काट लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि इनका जो मालिक है इनसे कितना खुश है, उतने ही दिनों तक ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, एक तरीके से सिक्योर नहीं है, तो इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो है एक तरीके से जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो सरकार की नीतियों को अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो यहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है यहाँ इनके मालिकों द्वारा उठाया जाता है। अब मालिक जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, और ज़्यादातर इन चीज़ों के शिकार कौन होते हैं? इन चीज़ों के शिकार जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जो दूसरी जगह से यहाँ पर आए हुए होते हैं शहरों में। और गांव में जो है जो एक तरीके से, या शहरों की बात करूँ तो जहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ये कहा था कि आसपास कहीं घर वगैरह बनता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको अच्छी कंडीशंस में जो है काम नहीं करने को, उन्हें साफ़ पानी, पीने का पानी नहीं दिया जाता है, या उन्हें दूसरी सुविधाएँ मुहैया नहीं कराई जाती हैं। और ज़्यादातर ये जो वर्कर्स होते हैं, ये जो है हमारे यहाँ जो है एक तरीके से इंडिया में कहा जाता है कि ये उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जिन्हें जो है सिर्फ इकोनॉमिकली जो है एक तरीके से हैरेस नहीं किया गया है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, बल्कि सोशली भी जो है इनके साथ सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है। इन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ समाज के लोग जो है इन्हें अपने के बराबर नहीं समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर वो चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से सरकार जो है चीज़ें बनाती है, सरकार द्वारा जो हमें सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो पब्लिक सेक्टर में आती हैं। रेलवे, पोस्ट ऑफिस इसका एक एग्ज़ाम्पल है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सरकार चीज़ें हमें देती है, उसका काम उसका प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता, फ़ायदा कमाना नहीं होता है। उसका बेसिकली गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें जो है हमारे टैक्सेस से बनाती है और हमारे ही काम के लिए बनाती है, हमारे यूज़ के लिए बनाती है। लेकिन अगर मैं वहीं अपोजिट करूँ प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली एक ही इंसान या कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है वो मालिकाना हक रखता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है जो है बेसिकली टिस्को, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, या फिर RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये उसके एग्जांपल हैं। इसके साथ साथ इनका जो इकलौता जो मकसद होता है, मोटिव होता है कोई भी काम करने का, वो है प्रॉफिट अर्न करना। ये किसी भी चीज़ में पैसे ही इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उन्हें वहाँ से फ़ायदा मिल सके। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।